हे एवरीवन, आपका बड़ा भाई हाजिर हो गया है आप सभी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के इंग्लिश के एग्जाम में जो 5 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे करने हैं। इनफैक्ट कोई भी क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में उसका आंसर लिखना कैसे है, आज इन सभी बातों को मैं आपको समझाने वाला हूं। टिप्स बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, जिससे आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा इंप्रेसिव आंसर आप लिख सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आपको जो शॉर्ट आंसर्स हैं उनके आंसर कैसे लिखने हैं, तो उसमें ना हम क्या करने लगते हैं, हम अपनी तरफ से बनाने लगते हैं, अपने कीवर्ड सोचने लगेंगे, अपनी ग्रामर लगाने लगेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने लगेंगे। नहीं, इसमें आप आंसर तो शायद ठीक ठाक बना लोगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और गारंटी नहीं है कि ग्रामर सही होगी कि नहीं, कीवर्ड सही डाला है कि नहीं। तो करना क्या चाहिए, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना, जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जब आप उसका आंसर लिख रहे हो तो उसी टेंस में, अगर पास्ट में क्वेश्चन पूछा गया है तो आपका आंसर भी पास्ट टेंस में चलेगा। इसी तरह से आपको उसका टेंस पहले देख लेना है और उसी क्वेश्चन में से आपको लाइन उठानी है। फर्स्ट लाइन जो आप उठाओगे उसी क्वेश्चन में से उठा लो। उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा, एक तो जो आपकी ग्रामर होगी वो सही निकलेगी, क्योंकि आप सेम टेंस में सेम लाइन ऊपर से कॉपी कर रहे हो क्वेश्चन में से। कैसे कॉपी करना है अभी बता देता हूं। तो ग्रामर आपकी सेम हो जाएगी, आपकी शुरुआत जो है, जो आपकी स्टार्टिंग है ना, वो बड़ी अच्छी होगी और उससे जो आपका कॉपी चेकर होगा उस पर आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा। कैसे, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। क्या बात कर रहे हैं हम, शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर कैसे लिखने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये था, हाउ बैड वर द लिविंग कंडीशंस इन विच मुकेश एंड हिज फैमिली सर्वाइव्ड। ये क्वेश्चन था। अब मैं जब आंसर लिखने गया तो पहला काम मैं कोशिश क्या करूंगा कि क्वेश्चन में से कुछ वर्ड्स, कुछ लाइन, एक आध लाइन उठा लूं। हाँ, उठा सकता हूं। कैसे कि द लिविंग कंडीशंस इन विच मुकेश एंड हिज फैमिली सर्वाइव्ड वर। अब ऐसे करके वर करके आप लिख सकते हो वर वेरी बैड, और उसके बाद जो भी आप लाइन लिखने चाहते थे, इसका जो आंसर लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। इतना तो समझ में आया। एक और देखते हैं, हाउ वाज साहेब्स लाइफ एट द टी स्टॉल। अब मैंने पहली लाइन क्या उठाऊंगा, इसी में से उठा सकता हूं कि साहेब्स लाइफ एट द टी स्टॉल वाज वेरी चेंज्ड या वाज वेरी डिफरेंट। इतना कर दिया, पहली लाइन तो मुझे यहीं से मिल गई। अब एग्जामिनर भी खुश कि यार बच्चे को तो आता है, स्टूडेंट को तो आता है, शुरुआत तो बड़ी अच्छी की है। अगर आप शुरू करने लग जाते इधर से उधर से तो अब दिमाग खराब हो जाता। अब क्या करना था, एक लाइन का आपको क्या मिल जाता है, एक कवर मिल जाता है। इससे क्या मिल गया आपको, एक तरह का कवर मिल गया। कवर क्या मिल गया कि अब ना एग्जामिनर को इतना तो कंफर्म है कि यार बच्चे ने बड़े स्मार्टली आंसर देने की कोशिश की है। अब क्या उसका आंसर करेक्ट है कि नहीं, वो कैसे होना है, वो कैसे करोगे कि आप भी अपनी तरफ से बनाओगे। नहीं, पहली बात तो समझ आ गई कि क्वेश्चन में से उठा लेंगे अगर पॉसिबल है तो। हो सकता है एक आध ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें से आप कुछ ना उठा सकते हो, लेकिन दूसरी चीज आपको क्या करनी है, मैंने आपको एक लॉन्ग आंसर लिखवाया हुआ है। क्या करवाया हुआ है मैंने आपको, लॉन्ग आंसर करवाता हूं मैं हर चैप्टर के, मैंने आपको करवा के दे रखा है। आपके पास वो पीडीएफ है, मैं दोबारा दे दूंगा, कोई टेंशन मत लो। इस तरह का कोई लॉन्ग आंसर आपको दिखता है, ये रहा आपका लॉन्ग आंसर। इस तरह का लॉन्ग आंसर है, ठीक है। आपको याद करना है, ये लॉन्ग आंसर बहुत इजी लैंग्वेज में होता है, ये समरी समझ लो, इसको लॉन्ग आंसर समझ लो। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, लॉन्ग आंसर को सोचते हुए कि कहां वहां क्या बात हुई थी इससे रिलेटेड, वो पार्ट कौन सा था, उसमें से डिट्टो लाइन आपको उठा लेनी है। अगर आपसे पूछा गया था कि भाई साहिब की लाइफ कैसे चेंज हो गई थी, तो उसका अगर क्वेश्चन था तो उस वाले लॉन्ग आंसर में वो पॉइंट कहां आया था, वो सोचना है और आगे बढ़ जाना है, और वो आगे बढ़ जाना है। इस तरीके से आप अपने आंसर करोगे। जैसे ये आ गई साहिब की लाइफ, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये रहा आपका लॉन्ग आंसर। अब इसे लॉन्ग आंसर कह लो या समरी कह लो, आपको ये लर्न कर लेनी है। 2-4 बार आप इसको अगर रिवाइज कर लोगे तो ये आपको लर्न हो जाएगी लर्न। अब इसमें आपको सोचना क्या है, जो मुझसे क्वेश्चन पूछा गया है क्या उससे रिलेटेड आंसर इसमें छुपा है। आपको 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स वो आंसर मिल जाएगा। वो आंसर जैसे अभी पूछा गया था कि साहिब की लाइफ कैसे चेंज हुई थी, तो यहां से शुरू हो सकता है कि ही वन डे, कहां गया जी, ये रहा, वन डे द राइटर फाइंड साहिब होल्डिंग अ स्टील कैनिस्टर गोइंग टुवर्ड्स मिल्क बूथ। ही टेल्स दैट ही गॉट अ जॉब एट टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज एंड ऑल द मील्स। The writer noticed that he has lost the freedom of being his own master. ये वाली लाइन, इनमें से 1-2 लाइन आपको लिख देनी थी। जैसे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता, अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का हो जाता, अगर आपसे 5 नंबर है तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाता। लेकिन इससे फायदा क्या होगा हमारा, फायदा ये होगा कि इसमें जो भी बातें लिखी हुई है ना, जो भी सेंटेंसेस हैं, एक तो ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, दूसरा उसमें कीवर्ड्स अपने आप
इंक्लूडेड है, तो कीवर्ड्स की भी टेंशन नहीं। तो एक बहुत प्यारा आंसर बिना बहुत ज्यादा समय लगाए आप लिख सकते हैं। सोचना क्या था मुझे, दोबारा से मैं अपनी स्ट्रेटेजी निकालता हूं। शॉर्ट आंसर की अगर बात करूं तो सबसे पहला काम तो क्या करूंगा, क्वेश्चन में से ही पहली लाइन उठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में से लाइन उठती है अच्छी बात है, वरना मैं देखूंगा जो लॉन्ग आंसर मैंने लर्न किया हुआ था उस लॉन्ग आंसर में से क्या मुझे आंसर मिल रहा है इसका, और उससे लिखी हुई, उससे जुड़ी हुई 2-3 लाइंस एज इट इज मुझे कॉपी पेस्ट कर देनी है। तो इसमें मुझे बहुत ज्यादा अपनी तरफ से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स वही लेकर आता है जो बहुत ज्यादा वहां बैठकर नहीं सोचता है। एग्जाम के अंदर हमें पेपर करना होता है, हमें सोच के सागर में डूबना नहीं होता है। हेलो, हाउ आर यू? आई एम अंडर द वाटर। याद रखना बच्चे, बहुत ज्यादा इमोशनल होकर पेपर नहीं देना है, स्मार्टली हमें चीजों को देखना है। इतना क्लियर हुआ कि शॉर्ट आंसर लिखना समझ में आ गया किस तरह से। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स तो तुम्हें ये ऑप्शन होगा कि जो भी शॉर्ट आंसर के आपके क्वेश्चन पूछे गए होंगे तो क्वेश्चन की पहली लाइन आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो और अपना क्वेश्चन वहीं से, अपना आंसर वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। इससे आपको बहुत हेल्प मिल जाती है, इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। इतना क्लियर हो गया। क्या मैं बढ़ूं अब हमारे 5 नंबर के आपके जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनकी तरफ? क्यों नहीं? दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं काफ़ी टाइम से, जब से एग्ज़ाम आपके स्टार्ट होने वाले थे तब से ही मैं बहुत ज़्यादा लाइव लेक्चर ले रहा था। 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए भी, 11th क्लास के लिए भी, 12th के भी, आपके भी लेक्चर्स मैंने बहुत सारे पहले भी ले रखे हैं। अब उससे प्रॉब्लम क्या हुई कि मुझे थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ। थ्रॉट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि मुझे बोलने में, खाने पीने में बहुत दिक्कत हुई थी। इसी वजह से 2-4 दिन से, बल्कि ज़्यादा टाइम हो रहा होगा, 4-5 रोज़ हो गए होंगे, बल्कि मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा था। मुझे डर इस बात का लग रहा था कि चलो मैं हिम्मत करके कर भी लूँ जैसे तैसे, कहीं जो 8, 9, 10 को जो आपका लाइव लेक्चर होने वाला है, 8 तारीख, 9, 10 मार्च को, ये जो रेगुलर मैं 3 बजे दोपहर को आपके लेक्चर लेने वाला हूँ, कहीं मैं इसके लिए अनफिट ना हो जाऊँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे। तो इस वजह से आप लोग कह भी रहे थे कि सर अनसीन पैसेज का भी वीडियो बना दो, और भी वीडियोस बना दो। तो मैं चाह के भी और वीडियोस एक्स्ट्रा नहीं बना पा रहा था आपके लिए, क्योंकि मैं इंश्योर करना चाहता था कि मैं ये 3 क्लासेस आपकी बहुत अच्छे से करा दूं। तो जिसका पहले एग्जाम है, क्योंकि मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चों का 10 मार्च को पेपर है, किसी का 8-9 मार्च को भी पेपर है, तो मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाहता हूं, मेरा बच्चा, मेरा दोस्त, मेरे छोटे बहन भाई, प्रॉब्लम मैंने तुम्हें बता दी क्या प्रॉब्लम चल रही है। तो एक काम ये करना, तुम लोगों के लिए ना मैंने 2 बार पहले ही रिवीजन करा रखी है। तो कोर्स के टैब में जाना, प्लेलिस्ट में जाके आप देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 12th की रिवीजन क्लासेस मिल जाएंगी और वो काफ़ी तुम्हारी हेल्प कर देंगी। 8, 9, 10 ये सीबीएसई के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। तुम लोगों के लिए वो क्लासेस भी काम कर जाएंगी। उससे आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करो। इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्टेड रहना, मैं वहाँ तुम्हें क्वेरीज के आंसर करता रहूँगा। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हारा पेपर अगर 12 तारीख से पहले, इनफैक्ट 11 तारीख से पहले, तो तुम टेंशन मत लेना, ठीक है। सो इस चीज़ का ख्याल कर लेना, ये प्लेलिस्ट है और इसमें वीडियोस आप आराम से देख सकते हो। रही बात मेरे थ्रॉट की, ये अब खराब होता रहता है हर 3-4 महीने में, क्योंकि थ्रॉट का काम इतना नहीं होता जितना बोलने का हम उससे काम निकाल लेते हैं, तो थोड़ा एक्सेस हो जाता है। सो I hope you understand this problem. Now let's go back to our topic, competency based question, जो 5 नंबर के आते हैं उसमें क्या करना है, उनके टाइप क्या होते हैं, आइए वो समझते हैं। भाई कुल मिला के वैसे तो एक बहुत सारे टाइप बन सकते हैं, लेकिन जो मोटा जो मेन टाइप बनते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। एक तो डायरी एंट्री का क्वेश्चन बहुत आता है। आपसे कह दिया जाता है कि मान लीजिए आप एम हैमिल हो और आप डायरी एंट्री लिख रहे हो। आपसे कह दिया जाएगा कि इंडिगो चैप्टर के आप गांधी जी हो, डायरी एंट्री लिख रहे हो। इस तरह से आपसे डायरी एंट्री करवाया जाता है, बच्चों वाला सवाल है। एक स्पीच का क्वेश्चन बनता है। स्पीच का क्वेश्चन आपसे कह दिया जाता है कि आपको अपने स्कूल के प्रेमाइसेस में एक स्पीच देनी है, उसके लिए एक स्पीच बनाओ, टॉपिक को ले आएंगे, इंडिगो चैप्टर के ऊपर स्पीच देनी है। इस तरह का क्वेश्चन होता है। ऐसे ही पैराग्राफ का होता है कि आपको एक प्रेजेंटेशन देनी है, एक पैराग्राफ लिखना है और चैप्टर का रेफरेंस दे दिया जाता है। एक पैरेलल क्वेश्चन होता है। पैरेलल क्वेश्चन में क्या कराते हैं, आपसे ना 2 कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे कैरेक्टर पकड़ लिया गांधी जी का, गांधी जी और एम हैमिल, 2 आपके कैरेक्टर पकड़ लिए और उनके रेफरेंस में आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरह के पैरेलल क्वेश्चंस भी होते हैं। अब इन सबके ही आंसर करने में, इन सभी के आंसर करने में क्या ट्रिक है जो आपकी बड़ी मदद करेगी, वो सुनो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। ये तो इनके टाइप थे, वो मैं आपको दिखा भी दूंगा करके, वो तो बहुत इजी है कि कैसे इसको करना है, कैसे इनको करना है। लेकिन जो कॉमन चीज आपकी हेल्प करेगी वो मैं आपको अपने पिटारे में से निकाल के दिखाने वाला हूं। दोस्तों करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको हर चैप्टर की थीम पता होनी चाहिए। पूरी थीम ना पता हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1-2 लाइन तो पता होनी ही चाहिए, ठीक है।
थीम पता होनी चाहिए। और आपको क्या पता होना चाहिए इसके साथ साथ, आपको पता होने चाहिए कैरेक्टर स्केच। कैरेक्टर स्केच मतलब कि भाई एम हैमिल कैसे थे, एम हैमिल का नेचर कैसे था, जो फ्रांस था उसका कैरेक्टर कैसा था, जो डीप वाटर के विलियम डगलास थे वो कैसे थे, उनके अंदर फियर ऑफ वाटर था, क्या था मुझे नहीं पता। थीम और उनका कैरेक्टर स्केच, जो भी कैरेक्टर्स उनका कैरेक्टर स्केच, ठीक है। गांधी जी कैसे थे, तो गांधी जी के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। 2-4 वर्ड भी पता होंगे ना, काफी है। सर ये हमें पता कैसे चलेगा, थीम कैसे पता करें, थीम याद कैसे करें, कैरेक्टर स्केच याद कैसे करें? मैंने तुम्हारे लिए हर चैप्टर की थीम, हर चैप्टर के कैरेक्टर्स के कैरेक्टर स्केच पहले ही बना के दे दिए हैं, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेनी नहीं है, तुम्हारे पास ये पहले से ही है। पूरे रटने की जरूरत नहीं है जरूरत पूरी रटने की। बस आपको मेन बात पता होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल उनको फोबिया ऑफ वाटर था, तो ये फोबिया आपको पता होना चाहिए, फियर ऑफ वाटर था। गांधी जी क्या थे, गांधी जी ने किस चीज पे ध्यान दिया था, सबसे ज्यादा सेल्फ रिलायंट होने पे ध्यान दिया था, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एम हैमिल ने रिग्रेट किया था एजुकेशन और जो मदर टंग है या उसकी हेरिटेज को उसको संजो के रखने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए बोला, तो ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। वो थीम में भी लिखा हुआ है और वो उनके कैरेक्टर स्केच में भी लिखे हुए हैं, यही सारे वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि पूरा रटना है, रटने की जरूरत नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको और इसके अलावा क्या चाहिए होगा, मैंने आपको एक लॉन्ग आंसर कराया हुआ है। क्या कराया हुआ है? लॉन्ग आंसर। वो लॉन्ग आंसर लर्न करना है, वो लॉन्ग आंसर लर्न करना है। ये सब किसके लिए सर? ये ओवरऑल 5 नंबर का क्वेश्चन हो या 2 नंबर का क्वेश्चन हो या एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, सब में पूरी मैं लिटरेचर सम अप कर रहा हूं। ये पूरी लिटरेचर यहां आके खत्म हो रही है तुम्हारी। जिस बच्चे को, जिस स्टूडेंट को ये 3 चीज याद है ना, उसने पूरे साल अगर नहीं भी पढ़ा है, उसने चैप्टर को टेक्स्ट बाय टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता है, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसने इतना कर लिया, मेरा बताया इतना काम कर लिया, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो उसका नहीं होगा, फिर वो बहुत आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको ये सारी चीजें तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए पहले करके रख दी है यार, तुम्हें टेंशन कहां लेनी है, क्या ही टेंशन लेनी है। देखो इस तरह की ये रहे लॉन्ग आंसर, ये रहे लॉन्ग आंसर तुम्हारे, ये बांग्लादेश से आए थे, हमारे जो हमारा साहिब आलम था, इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी उसी में डाल रखे हैं, ये सब के लॉन्ग आंसर आपको ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, ठीक है, मिले हुए हैं। तो आपको टेंशन लेने की तो जरूरत ही नहीं बची, ठीक है। अब सर वो थीम की बात बता रहे थे आप, थीम कहां पर है वो भी तो बता दो सर वो भी तो बता दो। ला वो भी दिखा देता हूं मेरा बच्चा, ये रही आपकी थीम, ये रही आपकी थीम। ये देखो, ये मैंने क्या किया, आपके सामने पूरा चैप्टर, उसके क्वेश्चंस, पूरा चैप्टर, उसके क्वेश्चंस और सारी चीजें बिल्कुल एक सीक्वेंस वाइज लगा दी। द लास्ट लेसन है, इसकी थीम क्या है? द लास्ट लेसन, ये जो राइटर है अल्फोंसो डॉडेट, इज अबाउट द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर ड्यू टू वॉर एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। अगर ये पहली लाइन भी तुम्हें याद रह गई ना, काफी है यार, काफी है। इस चैप्टर से एक ही तो क्वेश्चन आएगा, ये थोड़ी 10 क्वेश्चन पूछेगा इसी चैप्टर से। तो हमें अगर एक लाइन भी याद रहेगी कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड मदर टंग के ऊपर है, कल्चर के ऊपर है, कल्चर की इंपॉर्टेंस के ऊपर है, इसमें किसकी कहानी है, फ्रांस अंगबॉइन स्टोरी की कहानी है। ये पूरा रट्टा नहीं मारना है हमें, बस 2-3 मेन बातें याद रखनी। कैरेक्टर स्केच, भाई एम हैमिल कैसे थे? डेडिकेटेड पैशनेट टीचर थे, डिवोटेड थे बहुत ज्यादा, वो लव टू प्रमोट करते थे फ्रेंच लैंग्वेज को, शार्प सेंस ऑफ ह्यूमर था, पेट्रियोटिक थे, करेजियस थे, ये वाली बात। अगर इनमें से 1-2 अगर छूट भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेन कैरेक्टर तो तुम्हें पता है ना। अब इसकी हेल्प कैसे मिलेगी वो भी करके दिखाऊंगा कि 5 नंबर के क्वेश्चन में कैसे आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो ये काम मैंने आपका आसान कर दिया कि ये रही थीम, ये रहा इसके कैरेक्टर स्केच और ये रहा लॉन्ग आंसर। भाई ये रहा हमारा लॉन्ग आंसर। कहां गया हमारा लॉन्ग आंसर? ये रहा हमारा लॉन्ग आंसर। इससे हमारी बड़ी हेल्प मिल जाएगी, बड़ी हेल्प मिल जाएगी। इससे मिल जाएगी कि नहीं, मानते हो नहीं वाली बात। अब क्वेश्चंस को जो पूरे टाइप हैं उनको 1 बाय 1 कैसे अटेम्प्ट करना है वो मैं आपको करा देता हूं, वो सिखा देता हूं कि भाई ये डायरी एंट्री वाले कैसे करने हैं, ये पैरेलल बेस्ड कैसे करने हैं, ये सारे मैं अभी आपको सिखा देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल क्वेश्चंस की या पैराग्राफ के क्वेश्चन की, जहां 2 कैरेक्टर्स को, 2 चैप्टर्स के या पोएम के कैरेक्टर्स को साथ में मिला दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इनके रेफरेंस में आपको आंसर लिखना है। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम क्या करना है, मैंने आपको जो रूल दिया वो क्या रूल दिया कि थीम पता रखनी है, कैरेक्टर स्केच पता रखना है और लॉन्ग आंसर पता होना चाहिए। ये 3 अगर मेरे को पता है तो मेरा आंसर कोई ऐसा हो नहीं सकता जो मैं ना बना पाऊं, और इसको करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो अपने मन में से ये रिग्रेट तो निकाल दो कि मुझे नहीं आता या टाइम कम है, ये 1 दिन का काम है, कोई बहुत ज्यादा इसमें समय लगाने की जरूरत नहीं है। चलो आओ देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन आएगा, आओ जरा देखते हैं किस तरह क्वेश्चन आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, देखो इस तरह का, ये रहा, आ जाओ देखते हैं जरा, ये रहा। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। लॉस्ट स्प्रिंग एंड इंडिगो
हाईलाइट द एपैथी ऑफ सोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय दोज इन पावर, एलोबरेट। ये मैं मान के चल रहा हूं बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों? 2 चैप्टर का कंपैरिजन तो करा दिया, लेकिन कोई बहुत स्पेसिफिक कंपैरिजन नहीं कराया, और इससे भी मुश्किल हो सकता था। लेकिन मैं आपको बताऊं मेरे मन की आवाज क्या कह रही है, आपसे इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी नहीं रखेगा, बहुत आसान सही क्वेश्चन होगा। अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करें? तो लॉस्ट स्प्रिंग में क्या था और इंडिगो चैप्टर में क्या था, आपको शुरुआत ही ऐसे करनी है। कैसे करनी है मेरा बच्चा शुरुआत? मेरे छोटे बहन, मेरे छोटे भाई, शुरुआत कैसे करनी है? पहली लाइन तो थीम लिख दो किसकी? लॉस्ट स्प्रिंग की, कि उसमें क्या था, उसमें क्या था। 1-2 लाइन किसकी लिखनी है? पहले चैप्टर की थीम लिख देना, लॉन्ग आंसर मत लिखने बैठना अभी उसका, ठीक है। और उसके बाद क्या करना? फिर 1-2 लाइन किसकी लिखनी है? थीम लिख दो दूसरे चैप्टर की, इंडिगो की। इतना काम कर दिया, इतना काम कर दिया, कर दिया सर। ऐसे फिर दोबारा आ जाएंगे, फिर दोबारा आ जाएंगे, या फिर दोबारा से लॉस्ट स्प्रिंग में, लॉस्ट स्प्रिंग में अगर एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो एजुकेशन वाली बात को हाईलाइट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहां पे पूछा गया, क्या पूछा गया है? यहां बात हो रही थी सोसाइटी एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात हो रही थी। एक्सप्लॉयटेशन, मेरा दिमाग जरा भी मैं घुमाऊंगा तो मुझे याद आएगा कि लॉस्ट स्प्रिंग में एक्सप्लॉयटेशन कौन कर रहा था। याद आया? मुकेश के साथ, हाँ, ब्यूरोक्रेट्स जो थे, पुलिस ऑफिसर जो थे, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे थे, पॉलिटिशियंस थे, वो लोग क्या कर रहे थे? उनका डेवलपमेंट नहीं कर रहे थे। ये वाली बात याद आ गई। अब लॉन्ग आंसर क्या पूरा लिख दूं? 120 वर्ड 150 में लिखना है। अगर मैं पूरे पूरे दोनों के लॉन्ग आंसर उठा के लिखूंगा तो एग्जामिनर को लगेगा इसे कुछ नहीं आता था। बट मैं तो स्मार्ट टीचर का एक स्मार्ट स्टूडेंट हूं, है ना। मैं क्या करूंगा कि एक्सप्लॉयटेशन वाली बात मुझे याद आ गई कि वो ऑर्गेनाइज, मुकेश के केस में ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे, 2-3 लाइन वो लिखूंगा। याद आ गई मेरे बच्चा? हाँ, याद आ गई सर। ऐसे इंडिगो चैप्टर में क्या था? इंडिगो चैप्टर में गांधी जी क्यों गए थे वहां पे? क्योंकि जो पेजेंट्स थे उनको क्या किया जाता? उनको हैरेस किया जा रहा था, एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, उनसे रेंट वसूला जा रहा था, रिफंड मांगा जा रहा था। वो जो पूरा सीन था इंडिगो का, जो प्रॉब्लम था वो था, बिल्कुल था अननेसेसरी, उनसे रेंट वसूला किया जा रहा था। तो यहां पे मैं इंडिगो की वही जो प्रॉब्लम थी उसको हाईलाइट कर दूंगा, उसको हाईलाइट कर दूंगा। इतना क्लियर हो गया? हाँ, इतना क्लियर हो गया मुझे। जब मैं इतना कर चुका होऊंगा, मुझे खुद ही लगेगा कि आंसर काफी बड़ा हो गया है। 120 वर्ड्स तो यही कंप्लीट हो गए, और लास्ट में मैं इसका कंक्लूजन लिख दूंगा। अब इतना जब मैं कर चुका होऊंगा या होंगी ना, उसके बाद मुझे समझ में आ जाएगा कि लास्ट का कंक्लूजन में मुझे क्या लिखना है, कि ओवरऑल टू कंक्लूड दैट, या इन कंक्लूजन वी कैन से, ऐसे करके अपनी लाइन को हम खत्म कर सकते हैं। वी कैन कंक्लूड या वी कैन से, ऐसे करके, ताकि हमारा आंसर बड़ा प्रोफेशनल सा लगे। ये सारी बातें ना अभी जब करने बैठोगे, खुद से लिखने बैठोगे, और आसान लगेगी। बस ख्याल क्या रखना है कि थीम ना मेरे को एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए, कि भाई डीप वाटर की क्या थीम थी, रेड ट्रैप की क्या थीम थी, इंडिगो की क्या थीम थी, वो मुझे टिप्स पे होनी चाहिए। ऐसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो भी कैरेक्टर्स थे वो कैसे थे, गांधी जी किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे, वो क्या कहना चाहते थे। नॉन वायलेंस का उन्होंने सहारा लिया था, है ना, नॉन वायलेंस का सहारा लिया था। वो हेल्प कर रहे थे पेजेंट्स की, है ना, जो वहां पे उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, हरेसमेंट हो रहा था, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे उनके द्वारा इंडिगो से, की जो वो वहां पे खेती करवा रहे थे और रिफंड मांग रहे थे वो, लेकिन फिर राजी हो गए थे 25% के रिफंड के ऊपर। ठीक है, ये सारी बातें जो मेन क्रक्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, वो यही हैं, वो हमें याद होने चाहिए। आइए दोस्तों इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, शी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय, शी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप चैप्टर का है। साहिब आलम received a pair of discarded shoes with a hole in one of them. In spite of this, he was very happy. साहिब आलम के बारे में कोई क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मैं उसकी गहराई में नहीं जा रहा अभी। असली क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। कंपेयर द जॉय, कंपैरिजन करनी है किसके जॉय की, एडला और साहिब की, एक्सपीरियंस आफ्टर रिसीविंग देयर रिस्पेक्टिव गिफ्ट, कि जो एडला को जो रेड ट्रैप जो सेलर था वो जो गिफ्ट देके गया था, और जो साहिब आलम को जो टूटे फूटे शूज मिले थे, इन दोनों के जॉय में कंपैरिजन करनी है आपको। यानी दो चैप्टर्स हैं, उनको कंपेयर कराया जा रहा है। अब कंपैरिजन कैसे होगी, वही वाला पुराना मेरे को मेथड लगाना है। सेम मेथड मेरा काम करेगा। क्या करूंगा, एक लाइन उसकी, एक लाइन उसकी, फिर जिस चीज के ऊपर कंपैरिजन कराई जा रही है, किसके ऊपर कराई जा रही है, क्या पूरा लॉन्ग आंसर उठा के लिख दूं? नहीं सर, इतना बेवकूफ थोड़ी हूं मैं तो क्या करने वाला हूं, मैं क्या करने वाली हूं, मैं देखूंगा किसके ऊपर बात हुई थी, वो जूते के ऊपर बात हुई थी। यानी चैप्टर का वो वाला पार्ट जहां पे एडला को गिफ्ट मिला था, और चैप्टर का वो वाला पार्ट जहां पे साहिब आलम को टॉर्न शूज मिले थे, उस वाले पार्ट पे बात करनी थी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। तो वो वाली लाइंस मैं ऐसे ही आराम से उठा के लिख दूंगा। पहली लाइन इसकी
और पहली लाइन इसकी, दोनों चैप्टर की जो पहली लाइन होगी, दोनों चैप्टर की जो पहली लाइन होगी वो तो उनकी थीम होगी। वो क्या होगी? उनकी थीम वाली लाइन होगी। इतना तो समझते हो, इतना तो क्लियर हो गया। जो तीसरी, चौथी या पांचवी लाइन होगी जो आगे बढ़ाएंगे वो क्रक्स होगा। वो मैं किस में से उठाऊंगा या उठाऊंगी? मैं लॉन्ग आंसर में से उठाऊंगा। वो किस में से उठाऊंगा? लॉन्ग आंसर, या आपने कोई और समरी याद कर रखी हो उसकी, वो उसमें से उठाऊंगा मैं, या उठाऊंगी, और फिर लास्ट में मैं उनको कंक्लूड कर दूंगा। 120 से 150 वर्ड में आराम से खत्म होगा, टेंशन मत लेना। अब इनको बनाते हुए कुछ वर्ड्स मैं आपको कॉमन देके जा रहा हूं जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। वो क्या है मेरा बच्चा? वो क्या है वो भी देख लो। मेरे छोटे बहन, मेरे छोटे भाई, देखो ध्यान से। सिमिलरली, अगर कोई चीज कॉमन थी दोनों के केस में तो सिमिलरली को बीच में घुसा देना। ऑन दी अदर हैंड, जब दूसरे की बात करो तो ऑन दी अदर हैंड को बीच में लगा देना। फॉर एग्जाम्पल कि रेड ट्रेप सेलर वॉज अ फिलोसॉफिकल पर्सन, अब ऐसे करके सिमिलरली ऐसे करके, या वैसे रेड ट्रेप सेलर वॉज अ ह्यूमरस गाय, ऐसे करके मैं लिखना चाह रहा हूं। ऐसे सिमिलरली या ऑन कॉन्ट्रास्ट, क्या कहते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट या ऑन कंट्रास्ट, ऐसे करके अगर मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूं, ये उसके ऑपोजिट की बात कर रहा हूं तो उसके लिए ऑन कंट्रास्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया? ऐसे ही वेराज, वेराज का मतलब ये होता है वहीं वहीं। तो इनको जब आपस में हम कंपैरिजन कर रहे हो तो उनकी सिमिलैरिटी बताने के लिए, या उनके जो बिल्कुल अपोजिट जो कोई हम बात लिख रहे हैं तो उसमें हम ये वाली चीजें यूज कर सकते हैं। वेराज, ऑन कॉन्ट्रास्ट, ऑन दी अदर हैंड, और सिमिलरली लाइकनेस को बताने के लिए लाइकवाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। तो ये सारे वो वर्ड हैं जो आपको हेल्प करेंगे दोनों चैप्टर्स को आपस में कंपैरिजन कराते वक्त। अब एक और अंदर की बात सुनो। हो सकता है आप थोड़ा पेपर में टाइम कम रह गया, मुश्किल लग रही है, एक ही क्वेश्चन रह गया 5 नंबर का, क्या करूं समझ नहीं आ रहा, और कंपैरिजन कराई गई है या सिमिलैरिटी पूछी गई है, तो क्या करोगे? सुनो मेरी बात। ऐसे केस में जब थोड़े इमरजेंसी वाले हालात हो जाए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, टाइम कम है, तो सिंपल करना। फॉर एग्जाम्पल रेड ट्रेप चैप्टर का क्वेश्चन है, रेड ट्रेप सेलर की और एडलर की कंपैरिजन कराई हुई है ना, तो ऐसे ही बिल्कुल जैसे मैंने बॉक्स बनाया, ऐसे एक बॉक्स बनाना, एक जगह लिखना रेड ट्रेप सेलर, दूसरी जगह लिखना आप एडला। पॉइंट नंबर 1 इसका डालना, पॉइंट नंबर 1 इसका डालना, सेकंड पॉइंट इसका डालना, सेकंड पॉइंट इसका डालना। ऐसे ऐसे आप इनकी कंपैरिजन, ऐसे 5 पॉइंट इसके लिख देना, 5 पॉइंट जितने भी लिखे जाए, जितना टाइम आपका बचे। ये कब करना है मेरा बच्चा? ये मैं उस सिचुएशन के लिए बता रहा हूं जहां आपको लगे कि यार मेरा टाइम कहीं कम ना रह जाए। वैसे तो कोशिश ये करनी है हमें कि टाइम मैनेजमेंट पूरा करना है, बट हमें हर चीज के लिए रेडी रहना चाहिए, हर सिनेरियो के लिए रेडी रहना चाहिए। तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर आंसर पूरा नहीं लिख सकते पैराग्राफ के अंदर, आपको लग रहा है कि बहुत टाइम है, पेपर छूट सकता है, तो जरा भी अगर ऐसी सिचुएशन लगे तो ऐसे लाइन ड्रॉ करना, दोनों की ऐसे कंपैरिजन करा देना। नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी ये तरीका बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये करा के भी अपना आंसर, बहुत इफेक्टिव आंसर लिख सकते हो। क्लियर हो गया? आइए अब बढ़ते हैं और टाइप की तरफ। दोस्तों बात करते हैं स्पीच वाले क्वेश्चंस की। क्या आपसे कहा जाता है कि आपको स्पीच देनी है 2 चैप्टर्स की, एक सिंगल चैप्टर को आपको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि उसके रेफरेंस में आपको स्पीच बनानी है। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका तो माइंड ऐसे ही सेट रहना है क्या कि मुझे तो थीम याद रखनी है, इसमें था क्या और उसके कैरेक्टर जो भी थे वो कौन से थे, उनके बारे में क्या याद आ रहा है मुझे, बस वो याद रखना है। और लॉन्ग आंसर तो मेरी ताकत है ही। फिर आ जाते हैं। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless. The real relief for them is to be free from fear. इंडिगो चैप्टर की एक लाइन लिखी थी। The people of Firozabad lost spring are fear-stricken to form a cooperative as there is a vicious circle of middlemen, politicians, etc. ये आपको जानबूझ के हिंट दे रहा है, आपको याद कराने की कोशिश कर रहा है कि उस चैप्टर में क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे विशियस सर्कल फिरोजाबाद का है, जहां पे they could not organize themselves due to the fear of या ड्यू टू दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ, और जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे कौन थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, मिडलमैन थे, उन सब की बात हो रही है। आर यू क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्या कह रहा है लास्ट में? यू अग्री, आप अग्री करते हो दैट फियर इज द वर्स्ट डिटरेंट फैक्टर इन वंस लाइफ, कि जो फियर होता है सबसे वर्स्ट, सबसे खतरनाक होता है, सबसे बुरा फैक्टर होता है किसी भी लाइफ में, फियर, डरना। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर गिव अ स्पीच एडवाइजिंग स्टूडेंट्स हाउ टू ओवरकम फियर एंड लीड अ सक्सेसफुल लाइफ। इसमें आपसे कह रहा है कि आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हुए एक स्पीच देनी है जहां आप कहोगे कि फियर से आप हमें कैसे ओवरकम करना है। और इसमें 2 चैप्टर की इनके रेफरेंस में, इनके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है, इंडिगो और दूसरा कौन सा था आपका, लॉस्ट स्प्रिंग। और लॉस्ट स्प्रिंग में भी उसने बता दिया कि फियर कौन सा था, कि जो बैंगल मेकर्स थे उनको फियर था, दे कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। फाइन, मुझे क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना है। इन्होंने पहले मुझे लाइन दे दी है, द इमोशंस ऑफ फियर विल ऑलवेज इंटरफेस एंड इंटरप्ट योर पार्ट टू सक्सेस। ये पहली लाइन आगे की दे दी है, इसी से मुझे इस अपने आंसर को गो थ्रू करना है।
इसी को कंप्लीट करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त। कौन सी वाली स्ट्रैटेजी लगानी है? वही वाली, एक लाइन लिखूंगा किसकी? इंडिगो की। एक लाइन लिखूंगा किसकी? लॉस्ट स्प्रिंग की। दोनों लाइंस में क्या होगा? हाईलाइट करूंगा कि उसमें क्या बताया था। फिर जब तीसरी लाइन लिखूंगा तो क्या करूंगा कि प्रॉब्लम किसकी बताई थी? फियर के ऊपर बात हुई थी, तो फियर इंडिगो चैप्टर में किसका था? पेजेंट्स का था। उनको स्ट्रेंथ नहीं थी, यूनिटी नहीं थी, क्योंकि गांधी जी जैसा लीडर नहीं था। दे वर वेरी फियरफुल एंड दे वर बीइंग हरेस्ड बाय ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। इतना क्लियर हो गया? याद आ गया? याद आ गया? याद आ गया, सॉरी। हाँ, और ऐसे ही दूसरा चैप्टर कौन सा था हमारा? लॉस्ट स्प्रिंग। उसमें मुझे फियर से क्या याद आया कि जो बैंगल मेकर्स थे, तो चौथी लाइन मेरी उससे बन जाएगी। और सिमिलरली क्या वर्ड में उसमें चुपचाप से डाल दूंगा? हाँ डाल दूंगा सर, बिल्कुल डाल दूंगा। वेराज डाल दूंगा? हाँ डाल दूंगा सर, हाँ डाल दूंगी सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह से मैं अपनी पूरी स्पीच बना सकता हूं, जैसे इन्होंने बनाई भी है कि पहली लाइन तो इन्होंने यहां से पूरी उठाई ली, It has the power to hold us back and prevent us from achieving our goals in the story Lost Spring। अब देखो इन्होंने हाईलाइट कर दी कि लॉस्ट स्प्रिंग में क्या था? बेंगल मेकर्स आर ट्रैप्ड इन फियर, अनेबल टू फॉर्म कोऑपरेटिव। इन्होंने वही लाइन लिखी है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोटा मोटा हमने क्या देखा? जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। उसको लिखने का तरीका क्या? आपको चैप्टर के क्या पता होने चाहिए, थीम्स पता होनी चाहिए, और फिर देखना किस चीज के ऊपर, उस चैप्टर के किसी ना किसी पार्ट के ऊपर वो क्वेश्चन होगा। या तो फियर की जब बात हो रही होगी तो उनके साथ कुछ फियरफुल हुआ होगा, या फिर कोई गिफ्ट की बात हो रही होगी तो रेड ट्रैप चैप्टर में गिफ्ट कब दिया होगा, तो वो वाली बात पकड़नी है। बहुत आसान होता है। ये मत सोचना कि इसका सिर्फ यही आंसर हो सकता है, ये नहीं आंसर होगा, कोई और भी आंसर हो सकता है, किसी और तरह का भी आंसर हो सकता है। आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपने किन किन बातों का ख्याल रखा है। जिस तरह का आंसर मैंने बताया कि उसकी हाईलाइट कर दो, उसकी थीम क्या थी वो कर दी। आपने लॉन्ग आंसर जो भी उसका आपको याद है उससे रिलेटेड 3-4 लाइन लिख दी एक चैप्टर की, हाँ लिख दी, तो 3-4 उसकी हो गई, 3-4 उसकी हो गई, कर दी। बाद में आपने कंक्लूजन लिख दिया, हाँ सर कंक्लूजन लिख दिया। अब आपको 5 में से 5 नंबर लेने से कोई नहीं रोक सकता है, याद रखना। सब आपको करना क्या है भाई? प्रैक्टिस करो बिना देखे। एक बार इस पे नजर भी मार लो, एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। ये सजेस्टेड आंसर, ये पूरी फाइल आपको मैं दे दूंगा। लेकिन आपको टिप्स पे क्या करना है? हाइलाइट्स जो भी थीम्स है उनकी थीम्स याद रखनी है, और कैरेक्टर स्केच, और लॉन्ग आंसर तो हमेशा आपकी मदद करेगा ही करेगा। सो मेरे प्यारे दोस्तों, स्पीच वाले क्वेश्चन, पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, पैरेलल क्वेश्चन, या फिर इसी को आर्टिकल, आपसे कहता है कि आर्टिकल लिखो, बात एक ही है। इन सब में काम सेम ही करना है, सेम ही बात आपसे करने को कह रहा होता है। आप घबरा पता है क्यों जाते हो? क्योंकि वो जो क्वेश्चन होता है बड़ा लंबा चौड़ा सा होता है, आपको समझ नहीं आता, पता नहीं क्या करना है। बट अब हमें ना एक पूरा रास्ता पता है कि कैसे मुझे अपना आंसर लिखना है। क्लियर है? बचता है हमारा डायरी एंट्री का क्वेश्चन। डायरी एंट्री का क्वेश्चन ज्यादातर विस्टास के क्वेश्चन में पूछा जाता है, जो विस्टास आपकी दूसरी बुक, उसमें डायरी एंट्री ज्यादा है। डायरी एंट्री में क्या करना है? बहुत आसान सा है। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है, जो भी लॉन्ग आंसर या समरी आपने याद की हुई है उस चैप्टर की जिससे डायरी एंट्री का क्वेश्चन आता है ना? इतना क्लियर है कि जो भी लॉन्ग आंसर मुझे याद है, जो समरी मैंने याद की है उस चैप्टर की जिससे डायरी एंट्री का क्वेश्चन आया, उसका मुझे पर्सन बदलना है। पर्सन मतलब अगर बात हो रही थी ही कह के, तो उसे आई कह लेना है, क्योंकि वो मेरी बात हो रही है अब। क्योंकि आपसे कहा जा रहा है कि आप डायरी एंट्री लिख रहे हो, आप हो एम हैमिल, आप हो मिस्टर लैम, आप हो डॉक्टर सदाओ, तो जब आपको बना दिया गया है तब ही थोड़ी लिखोगे, फिर क्या कर देना है? सबको आई कर देना है। तो उसमें बस वो छोटा सा करेक्शन करना है, और फिर आपका सारा आंसर, सारा लॉन्ग आंसर बिल्कुल वही आपको चेप देना है, वही कॉपी पेस्ट है। जैसे कि क्वेश्चन ये रहा, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है सॉरी। आफ्टर सीइंग ऑफ द एनिमी सोल्जर, डॉक्टर सदाव मस्ट हैव फेल्ट रिलीव्ड, के एनिमी सोल्जर को देख के बाद में उनको अलविदा कह के डॉक्टर सदाव को बड़ा अच्छा फील हुआ होगा। ही वाज एबल टू अपहोल्ड द ओथ दैट ही हैड टेकन एज अ डॉक्टर। डॉक्टर सदाव मेड एन एंट्री इनटू हिज डेली डायरी एक्सप्लेनिंग द डिलेमा फेस्ड बाय हिम एंड हाउ ही रिजॉल्व्ड इट। अब वो अपनी एक डायरी में एंट्री कर रहे हैं और वो बता रहे हैं किस डिलेमा में थे वो, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बाद में उन्होंने क्या किया। इमेजिन योरसेल्फ टू बी डॉक्टर सदाव। इसमें बस मेन यही है कि आपको इमेजिन करा रहा है, आपको कह रहा है कि आप डॉक्टर सदाव हो, या फिर कह रहा है कि कोई और डॉक्टर सदाव है। कौन है? तो वो लिखने वाला कौन है उसका आपको ख्याल रखना है। ये आपसे कह रहा है कि आपको एक लेटर लिखना है और डॉक्टर सदाव के बारे में बात करनी है, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन बन जाता है। क्लियर है? इतना क्लियर है। चलो, तो इसमें इसने क्या कहा कि आप डॉक्टर सदाव हो, अपने थॉट डायरी में लिखो, कुछ भी नहीं करना है। डेट जाती है, डे जाता है, और डियर डायरी से शुरुआत होती है। सबका एक कॉमन ही रहता है, ये कॉमन रहता है। अब डॉक्टर सदाव की जगह बार बार क्या लिखेंगे? ही की जगह आई कर देंगे उसको, और जो लॉन्ग आंसर, जो समरी आपको याद है जब वो उसने सी ऑफ किया था उससे रिलेटेड वो, और बाकी इसमें से भी आपको हिंट बड़ी प्यार से मिल सकती है कि आई वॉज, ही वॉज एबल की जगह क्या होगा? I was able to uphold the oath that I had taken as a doctor. I made an अच्छा चलो खैर अब तो एंट्री नहीं होगी,
अब तो एंट्री नहीं होगी। तो यहां आई आई करके जैसे बात लिखनी है, जैसे आई का क्या लिखा हुआ था, जैसे आई स्ट्रगल्ड इमेंसली विद द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माय चॉइसेस बट इन द एंड, और जो जो उस कहानी में हुआ था ना, आई करके लिखो कि माय, आई से माय बन जाएगा कि जैसे मेरे सर्वेंट ने साथ छोड़ दिया था तो माय सर्वेंट लेफ्ट मी, आई वाज इन डेंजर, आई वाज इनसिक्योर, आई वाज थिंकिंग अबाउट माय फैमिली, आई वाज सो कंसर्न्ड अबाउट माय फैमिली एंड माय वाइफ। ऐसे करके आपको अपनी पूरी लाइन लिख देनी है। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात ये सारी बात। आई पुट ह्यूमैनिटी फर्स्ट, जितने भी जो भी सेंटेंस आप लिख दो। अब इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे ना, कुछ भी उस चैप्टर से रिलेटेड आपने अगर आई और माई करके लिख दिया तो आपको 5 में से 5 देने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्यों कह रहा हूं? उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक है, बड़ा सॉलिड लॉजिक है। इसमें कहा कि डायरी एंट्री में डॉक्टर सदाव बन के कुछ भी लिखो, तो मेरी मर्जी। डॉक्टर सदाव को तो कुछ भी महसूस हो सकता है। डॉक्टर सदाव हैप्पी भी फील कर सकते हैं, एक्साइटेड भी फील कर सकते हैं, रिलीव्ड भी फील कर सकते हैं। चॉइस ऑफ वर्ड तो मेरा है ना, मैं डॉक्टर सदाव, तुम थोड़ी हो। टेंशन खत्म है। तो दोस्तों इससे घबराना नहीं है, बस तुम्हें ये समझ लेना है कि आई और माई का खेल होने वाला है। बस बिल्कुल मत घबराना। हलवा क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस लूज करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप घबरा जाओ। बिल्कुल मत घबराना। इस तरह के मिस्टर लैम के भी हो सकते हैं, मिस्टर डेरी के भी हो सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन उसी तरह के होने हैं। मैं क्या करने वाला हूं, तो स्पीच वाला क्वेश्चन था, आसान सा था। मैं क्या करने वाला हूं, सारी पीडीएफ ना, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं इस तरह के प्रीवियस ईयर वाले, सब कुछ आपको दे देता हूं। अब आप बिना देखे ट्राई करना, एक बार इनको गो थ्रू करना, बिना देखे ट्राई करना, देखना अब आपसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। हाँ, अगले जितने भी दिन बाद आपका एग्जाम है, एक रात बची हो एग्जाम में, जितना भी समय बचा है, वो सारा समय कहां लगाना है? लॉन्ग आंसर समरी, थीम्स और कैरेक्टर स्केच। ज्यादा नहीं है, 7-8 है दोनों के, ज्यादा नहीं है। आप ऐसे भी गो थ्रू करोगे, 4-5 घंटे इसमें लगा दो, तुम्हें नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। एक अंदर की बात मैं तुम्हें बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझसे कहते हैं सर सारा साल तो मैंने पीसीबी पीसीएमबी करते हुए में और सब्जेक्ट पढ़ने में गुजार दिया, हिंदी इंग्लिश को पढ़ा नहीं, अब बताओ क्या 90+ ले आऊंगा? मैं गारंटी देता हूं ले आओगे, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस ही बच्चों वाला है, कुछ सिलेबस ही नहीं है। 5 पोयम है, एक चॉइस में आएगी, यानी 4 पोयम पढ़नी है, 4 पोयम पढ़नी है, मजेदार पोयम है, कुछ एक्स्ट्रा बनता ही नहीं है। 8-8 चैप्टर नहीं है मुश्किल से, तो सिलेबस इतना सा सिलेबस है तुम्हारा, इतना सा सिलेबस है, कुछ नहीं रखा तुम्हारे सिलेबस में। बस स्मार्ट, आपको बनना क्या है? स्मार्टली पेपर करना, स्मार्टली पेपर करना है। बेवकूफों की तरह अगर हम करते रहेंगे नंबर नहीं आएंगे। अनसीन पैसेज की प्रैक्टिस अगर कर रहे हो, इसी वीडियो में छोटी सी हिंट देके चला जाता हूं। अनसीन पैसेज को पूरा पूरा सॉल्व करने में टाइम वेस्ट मत करो। अनसीन पैसेज में नंबर लाने तो एक काम कर लो, वोकैबुलरी लर्न कर लो, वोकैबुलरी अच्छे से लर्न करो, और ग्रामर के पैसेज में तुमसे पूछा क्या गया इतना समझने लायक हो जाओ। बस वोकैब और ग्रामर, ये प्रैक्टिस है अनसीन पैसेज की। मैं कोशिश करता हूं एक अनसीन पैसेज का वीडियो बनाने का। उससे पहले मैंने एक लाइव सेशन में अनसीन पैसेज को सॉल्व करने की ट्रिक बताई हुई है, तो ये वाला वीडियो है, एडिटर साहब लगा देंगे ये वाला वीडियो, ये देख लो, तुम्हें गाइडेंस मिल जाएगी, प्रॉपर मस्त नंबर आएंगे। रिग्रेट ना निकाल के फेंक दो। इंग्लिश को अगर ज्यादा पढ़ लेते तो वो ज्यादा रिग्रेट था तुम्हारा, क्योंकि फिर फिजिक्स केमिस्ट्री और जो अदर सब्जेक्ट है तुम्हारे, वो तुम्हारे खराब होते। तो कोई बात नहीं, इंग्लिश के लिए मैं तुम्हारा बड़ा भाई बैठा है, मेरी राय मानो, बहुत अच्छा एग्जाम में आप करोगे। और हाँ, भूलना मत, 8 मार्च को हम मिलने वाले हैं शाम को 3 बजे, और 8, 9 और 10 पूरा दंगल चलेगा। जिसने नहीं देखा, 28 तारीख को मैं ऑलरेडी फ्लेमिंगो का लेक्चर ले चुका हूं, तो अब पोएम का होगा 8 तारीख को, उसके बाद विस्टास और राइटिंग सेक्शन, ये सब कुछ आपका होने वाला है। बेहतरीन तैयारी होगी, टेंशन मत लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब तक फैला देना। मिलते हैं 8 तारीख को, और उससे पहले किसी और वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, बहुत खुश रहो, टेंशन फ्री रहो। लव यू ऑल।